नमस्ते। नमस्ते। आज हम कुछ बेहद अहम स्रोतों के जरिए लेख हैं, विश्लेषण हैं, रिपोर्टें हैं, इनके आधार पर ऑपरेशन सिंदूर की गहराई में उतरेंगे। जी। हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से जो खास जानकारी निकली है, जो समझ बनी है, वो सब आप तक पहुंचाएं। बिल्कुल। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऑपरेशन आखिर था क्या, इसका नाम इतना इतना प्रतीकात्मक क्यों है और असल में इसका असर क्या हुआ। हाँ, ये जाना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके प्रतीक चिन्ह से, मतलब लोगों से। इसे भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरिंदर सिंह ने मिलकर डिजाइन किया था। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि ऑपरेशन के नाम में जो अंग्रेजी का ओ है ना, हाँ। उसे सिंदूर की डिबिया जैसा दिखाया है, जिसमें से सिंदूर छलक रहा है। स्रोत बताते हैं कि ये पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों की विधवाओं के उनके दुख का, उनके मिटे सिंदूर का प्रतीक है। ओह, काफी गहरा मतलब है। हाँ, तो आइए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये ऑपरेशन सिंदूर था क्या? बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं। हाँ। ये 7 मई 2025 को भारत की तरफ से पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में वहां मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर किया गया एक मिसाइल और हवाई हमला था। जी। सूत्रों के मुताबिक 9 ठिकाने। हाँ। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 आम नागरिक मारे गए थे। हाँ, उसी का सीधा जवाब था ये। हाँ, और भारत ने इसे बहुत साफ तौर पर एक केंद्रित, नापातुला और गैर बढ़ावा देने वाला कदम बताया था। मतलब फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी। अच्छा, नॉन एस्केलेटरी, यानी तनाव न बढ़े इसका ध्यान रखा गया। बिल्कुल। निशाना सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी शिविर थे। स्रोतों के मुताबिक खासतौर पर ध्यान रखा गया कि पाकिस्तानी सेना या आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। ये जानकारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो मतलब पीआईबी और दूसरे भरोसेमंद स्रोतों से आई है। इस पर जोर देना शायद जरूरी था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि संदेश साफ जाए। हाँ, कि भारत तनाव नहीं बढ़ाना चाहता, सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। और इस ऑपरेशन में जो तकनीक इस्तेमाल हुई वो भी काफी चर्चा में रही। राफेल जेट्स थे, जी। स्कैल्प मिसाइलें, AASM हैमर ग्लाइड बम, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें और लॉइटरिंग म्यूनिशन भी। हाँ, लॉइटरिंग म्यूनिशन। ये लिस्ट ही अपने आप में भारत की बढ़ती तकनीकी ताकत और सेनाओं के बीच तालमेल का सबूत लगती है। बिल्कुल। ये सिर्फ हथियारों की लिस्ट नहीं है, ये बताती है कि ऑपरेशन कितना सोच समझकर प्लान किया गया था। जैसे मतलब हर हथियार का कुछ खास काम रहा होगा। हाँ, जैसे स्कैल्प मिसाइलें हैं, वो लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं, मतलब दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक। अच्छा। और ASM हैमर बम, वो अपनी सटीकता, अपनी प्रिसिजन के लिए जाने जाते हैं। इनसे घनी आबादी के पास भी निशाना लगाया जा सकता है, बिना आसपास ज्यादा नुकसान किए। और ये लॉइटरिंग म्यूनिशन, ये क्या चीज है? ये एक तरह के ड्रोन जैसे हथियार हैं। ये दुश्मन के इलाके पर काफी देर तक मंडरा सकते हैं, सही टारगेट ढूंढ सकते हैं और फिर अचानक हमला कर सकते हैं। ओ, मतलब काफी तैयारी और अलग-अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल। बिल्कुल। हर ठिकाने के हिसाब से शायद। ब्रह्मोस अपनी स्पीड और ताकत के लिए जानी जाती है। राफेल इन सब को लॉन्च करने में सक्षम है। तो ये मिक्स दिखाता है कि लक्ष्य अलग-अलग थे और उनको खत्म करने का सबसे असरदार तरीका चुना गया। ये तो हुई तकनीक की बात, लेकिन इस ऑपरेशन की एक और बहुत बहुत खास बात है, इसका नाम सिंदूर। हाँ, ये नाम बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, भारतीय संस्कृति में तो इसका वजन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। सुहाग, प्रेम, सुरक्षा, कई गहरे अर्थ हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने शुरू में लोगों के बारे में बताया, ये नाम सीधे सीधे पहलगाम हमले की उन विधवाओं के दर्द से जुड़ता है, जिन्होंने अपना माथे का सिंदूर खो दिया। हाँ। स्रोत यही बताते हैं कि ये नाम रखना महज एक पहचान देना नहीं था, ये उन पीड़ितों को श्रद्धांजलि थी, उनके लिए न्याय की मांग थी एक तरह से। वो छलकते सिंदूर का निशान। हाँ, वो उनके दुख को और ऑपरेशन के पीछे की जो भावनात्मक शक्ति थी उसको दिखाता है। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये नाम जानबूझकर चुना गया ताकि एक इमोशनल मैसेज भी जाए? मुझे तो ऐसा ही लगता है। स्रोतों के विश्लेषण से यही इशारा मिलता है। ये नामकरण ये देशभक्ति की भावना को एक रणनीतिक संदेश के साथ मिलाता है। ये बताता है कि ये ऑपरेशन सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक प्रतीकात्मक कदम भी था, देश के गहरे जख्मों का जवाब। ये वाकई गौर करने लायक बात है कि कैसे भावनाओं को रणनीति का हिस्सा बनाया गया। हाँ, सिंदूर जैसे सांस्कृतिक प्रतीक का इस्तेमाल करके ऑपरेशन को एक ऐसा मतलब दिया गया जो शायद फौजी भाषा से कभी नहीं मिल पाता। प्रतीक बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं, खासकर ऐसे मामलों में।
प्रतीकवाद सिर्फ नाम तक ही नहीं रुका। ऑपरेशन के बाद जो प्रतिक्रियाएं आईं उनमें भी ये भावना दिखी। लेकिन उस पर आए उससे पहले जरा ये रणनीतिक पहलू को थोड़ा और समझ लेते हैं। स्रोतों में इसे भारत की रणनीति में एक बड़े बदलाव की तरह देखा जा रहा है। हाँ, कई विश्लेषक यही मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की जो जवाबी कार्रवाई की रणनीति है उसमें एक अहम मोड़ है। कैसे? पहले क्या था और अब क्या बदला? देखिए, पहले शायद भारत की नीति ज्यादातर संयम बरतने की या सीमा पर कुछ सीमित कार्रवाई करने की रही हो, लेकिन इस ऑपरेशन ने दिखाया सटीकता के जरिए निवारण का रास्ता, मतलब डिटरेंस थ्रू प्रिसिजन। निवारण यानी दुश्मन को हमला करने से रोकना। हाँ, तो अब तरीका बदल रहा है। मतलब अब ये संदेश देना कि भारत बिना बड़ा युद्ध किए, बिना ज्यादा नुकसान फैलाए बहुत सटीक हमलों से भी भारी चोट पहुंचा सकता है। बिल्कुल यही। और अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये भविष्य में भारत की जो निवारण नीति है उसकी दिशा तय कर सकता है। ये तो बड़ा बदलाव है। हाँ, और इसी से जुड़ी है ऑपरेशन की सटीकता और गति। वायुसेना प्रमुख ने भी इसकी तारीफ की थी, खासकर तीनों सेनाओं के बीच जो तालमेल था। हाँ, वो जिक्र भी आया था। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने भी पुष्टि की कि निशाना सिर्फ आतंकी शिविर थे और भारत के किसी बेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बातें ऑपरेशन की कामयाबी तो दिखाती ही हैं। हाँ, और ये भी कि इतने जटिल मिशन के लिए अलग-अलग अंगों का एक साथ मिलकर काम करना कितना जरूरी है। और ये जो सटीकता की बात है, इसका सिर्फ तकनीक से लेना देना नहीं है, इसके अंतर्राष्ट्रीय मायने भी हैं, है ना? बिल्कुल। जब भारत ये दावा करता है कि उसने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और नागरिक या पाकिस्तानी फौज को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के नजरिए से बहुत अहम हो जाता है। अच्छा। स्रोतों के अनुसार ये दावा ऑपरेशन को ज्यादा वैधता देता है और पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव भी बनाता है कि वो अपनी जमीन से ऑपरेट कर रहे आतंकी गुटों पर लगाम लगाए। तो सटीकता सिर्फ फौजी जरूरत नहीं है, कूटनीतिक हथियार भी बन गए। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। अब आते हैं उन प्रतिक्रियाओं पर जिनका जिक्र हम कर रहे थे। देश के अंदर इस ऑपरेशन को लेकर काफी गहमागहमी रही। एक दिलचस्प उदाहरण मिलता है बेलगावी से। हाँ, वहां एक गणेशोत्सव पंडाल पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित कर दिया गया था। अरे वाह। उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसे नायकों की तस्वीरें लगाई गईं। ये दिखाता है कि कैसे एक सैन्य कार्रवाई आम लोगों के बीच एक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन जाती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं थी। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस ऑपरेशन की तारीफ की। हाँ, ये भी मैंने पढ़ा था। खासतौर पर उन्होंने इस बात को सराहा कि निशाना सटीक था और ये आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश था, और ये भी कि पूरा देश एकजुट है इस मामले में। ये प्रतिक्रिया अहम है। हाँ, क्योंकि ये दिखाती है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को समाज के अलग-अलग वर्गों से समर्थन मिला, जो धार्मिक सीमाओं से ऊपर था। शायद ऑपरेशन की सटीकता और सीमित लक्ष्यों पर जोर देने से इसे ज्यादा स्वीकार्यता मिली। राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दी होगी, जाहिर है। हाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा रुख बताया और उन्होंने इसे राज्य की बढ़ती रक्षा उत्पादन क्षमताओं से भी जोड़ा। अच्छा, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे क्षेत्रीय राजनीति और विकास से भी जुड़ जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है। वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि होता ही है, राजनीतिक आलोचना भी हुई। किसकी तरफ से? स्रोतों के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाया। क्या सवाल था? उनका कहना था कि जब प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जो कथित चीनी मदद मिली थी उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। हम किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। तो ये दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी अलग-अलग राजनीतिक दलों के अपने नजरिए होते हैं, अपनी चिंताएं होती हैं, खासकर जब चीन जैसे बड़े देशों के साथ रिश्तों का सवाल हो। एक और भावनात्मक पहलू सामने आया था जब प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में इस ऑपरेशन की सफलता को भगवान महादेव को समर्पित किया। हाँ, ये भी एक अहम बात थी। इस कदम ने ऑपरेशन को एक तरह से दैवीय प्रतिशोध या आशीर्वाद से जोड़ दिया। इसका क्या असर हुआ होगा? देखिए, ये कदम ऑपरेशन के सांस्कृतिक और भावनात्मक प्रतीकवाद को और गहरा करता है। उसे एक आध्यात्मिक आयाम देता है जो भारत में बहुत से लोगों के लिए काफी मायने रखता है। राजनीतिक संवाद के नजरिए से देखें तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा की कामयाबी को धार्मिक भावनाओं और विश्वास से जोड़ने का एक तरीका भी है। ये जनता के साथ एक मजबूत भावनात्मक रिश्ता बना सकता है।
ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी, मतलब 7 मई के बाद भी हाँ घटनाक्रम जारी रहे। भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया था ना? हाँ, उसमें युद्ध विराम की तारीख 10 मई और ऑपरेशन की पूरी टाइमलाइन बताई गई थी। इसका क्या मकसद रहा होगा? पारदर्शिता? हाँ, पारदर्शिता बढ़ाना तो एक मकसद लगता ही है, और शायद ऑपरेशन को लेकर अगर कोई गलत जानकारी या अफवाह फैल रही हो तो उसका मुकाबला करना भी। अपनी कहानी खुद बताना, खासकर ऐसे संवेदनशील ऑपरेशन के बाद, बहुत जरूरी हो जाता है। और सेना प्रमुख का वो बयान भी काफी चर्चित रहा, जिसमें उन्होंने सीमा पर जारी तनाव की तुलना एक लयबद्ध लहर से की थी, रिदमिक वेव। हाँ, वो एक बात दिलचस्प उपमा थी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? लयबद्ध लहर, इससे शायद उनका इशारा था कि भले ही 7 मई जैसा बड़ा हमला खत्म हो गया हो, लेकिन सीमा पर तनाव और छोटी मोटी घटनाएं वो एक लहर की तरह आती जाती रह सकती हैं। मतलब सब कुछ शांत नहीं हो गया था? नहीं, ये इस बात का संकेत था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत की सतर्कता और रणनीतिक तैयारी वो बनी रहेगी। यानी ये कोई एक बार की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक बदली हुई और ज्यादा सतर्क रणनीति का हिस्सा थी जो आगे भी जारी रहेगी। तो ये सवाल उठता है कि ऐसे ऑपरेशन का असर फौरी होता है या लंबे समय तक चलता है? बिल्कुल, सेना प्रमुख का बयान शायद इसी निरंतर तनाव और सतर्कता की ओर इशारा कर रहा था। सेना ने बाद में ऑपरेशन के मकसदों और दायरे को समझाने के लिए कुछ लेक्चर वगैरह भी आयोजित किए थे। हाँ, स्रोतों में इसका भी जिक्र है। ये भी शायद सूचना प्रबंधन और जनसंपर्क का हिस्सा था। लोगों को सही जानकारी देना। हाँ, ऐसे बड़े ऑपरेशन के बाद ये जरूरी हो जाता है कि जनता को सही जानकारी दी जाए, उन्हें समझाया जाए कि ये क्यों किया गया, इसके क्या मायने हैं, इसके पीछे की रणनीति क्या थी। इससे पारदर्शिता तो बढ़ती ही है, ऑपरेशन के लिए घरेलू समर्थन भी मजबूत होता है। अपनी बात को सही तरीके से रखना। बिल्कुल। तो आज हमने ऑपरेशन सिंदूर के कई अलग अलग पहलू देखे। ये क्या था, इसका नाम क्यों इतना खास है, इसके पीछे की रणनीति क्या थी, इस पर देश और दुनिया में कैसी प्रतिक्रियाएं हुई और इसके बाद क्या हुआ। जी। संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ एक फौजी हमला नहीं था। इसमें तकनीक थी, रणनीति थी, गहरी भावनाएं थी और बहुत सारा प्रतीकात्मक था। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, हमने देखा कि कैसे इस ऑपरेशन में प्रतीकवाद, खासकर सिंदूर जैसे शक्तिशाली सांस्कृतिक प्रतीक को रणनीति के साथ बहुत सोच समझकर मिलाया गया। ये सिर्फ दुश्मन को चोट पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि देश को एक भावनात्मक संदेश देने और एकजुट करने का भी प्रयास था, ऐसा लगता है। और दूसरी बड़ी बात जो उभर कर आई वो है भारत की जवाबी कार्रवाई की नीति में संभावित बदलाव का संकेत। संयम की जगह अब सटीक हमलों से दुश्मन को रोकने की क्षमता पर जोर। डिटरेंस थ्रू प्रिसिजन। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे एक सैन्य ऑपरेशन राष्ट्रीय गौरव का विषय बना, सांस्कृतिक बहसों को जन्म दिया और राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया। और ये सारी जानकारी हमें मिली उन स्रोतों से जिन्हें हमने खंगाला, लेख, रिपोर्टें और विश्लेषण। जी। आखिर में एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करे। हाँ, जिस तरह से इस ऑपरेशन को सिंदूर जैसे गहरे भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रतीकों से जोड़ा गया, उसका भविष्य में इस इलाके में होने वाली सैन्य कार्रवाइयों की आम लोगों की समझ पर और सरकार के नीतिगत फैसलों पर क्या असर पड़ सकता है। ये सोचने वाली बात है। या इस तरह का प्रतीकात्म हमेशा राष्ट्रीय एकता को मजबूती करेगा, या इसके कुछ अनप्रेडिक्टेड जोखिम भी हो सकते हैं। इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।